नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम 1000 ईबीएस वन लाइनर की सीरीज लेकर चल रहे हैं। तो आज देखते हैं उसमें हम कितने वन लाइनर कवर कर पाएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो बात कर रहे हैं नदियों की। नदियों में क्या है, ये जो सिंधु नदी है तो इसका उद्गम स्थल है ये तिब्बत में मानसरोवर झील, जो कैलाश पर्वत है वहाँ से होता है। ये मिलती कहाँ है? ये कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में मिलती है। फिर आता है हमारी इसकी सहायक नदियाँ। तो इसकी सहायक नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर और गरबब, चू, श्यांग, शिगार, गिलबिट। फिर इसके किनारे बसे जो नगर हैं वो है शूखर हैदराबाद, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, ये पाकिस्तान में है। ये सिंधु नदी की बात चल रही। फिर आगे बात अगर हम करें, जो सतलज नदी है, जो सुदूत्री जिसे हम कहते हैं, तो इसका जो उद्गम स्थल है वह मानसरोवर झील के निकट से राकस ताल से होता है, सतलज का। और ये संगम इसका होता है कपूरथला के दक्षिणी पूर्व सिरे पर ब्यास नदी और मिनकोट में के निकट सिंधु नदी में। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो सिप्तू और बासपा है। इसके किनारे लुधियाना, फिरोजाबाद और बहावलपुर पाकिस्तान ये बसे हैं। और भाखड़ा नागल, गोविंद नागर और बांध नाथपा और झाकरी बांध कोलदाल ये इसकी परियोजना है। फिर बात करते हैं झेलम नदी की। अब जो झेलम नदी है ये बिस्तबा होगा, ये बितिस्ता जो है नदी ये है। इसका उद्गम स्थल काशी के बेरी नाग झरने से है और संगम इसका होता है तिरमू के निकट चिनाव नदी में। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं किशनगंगा, लिदार और करवेश और पुंछ। फिर हम बात करें कि जो नगर बसे हैं तो वो नगर बसे हैं इसके पास श्रीनगर। और जो किशनगंगा और तुलबुल परियोजना के अंतर्गत ये आती है। चिनाव नदी अस्किनी जिसे कहते हैं, ये बागुल के बाराचाल दर्रे से विपरीत दिशा में चंद और चंद्रभागा के निकट से ये निकलती है। और इसका जो झांग जिले की जो सीमा है वहाँ पर इसका संगम होता है। और लाहौर और चंबा के किनारे ये चंबा ये इसके किनारे बसे। धीन जो बांध है वो इसके अंतर्गत परियोजना कार्यरत है। फिर बात अगर हम करें इसमें, चेनाव हो गया। फिर रावी नदी है, ये पुरुषड़ी और इरावती नदी के नाम से भी जानी जाती है। और इसका जो उद्गम स्थल है ये कांगड़ा जिले के हिमाचल प्रदेश में हिमालय के जो रोहतांग दर्रा है वहाँ से निकलती है। और संगम इसका होता है झांग जिले की सीमा पर चिनाव नदी, लाहौर और चंबा और थीन इसका ये चलता है। फिर है जो ब्यास नदी। ब्यास जो नदी है तो ब्यास नदी ये बिपाशा कही जाती है, रोहतांग दर्रा से निकलती है। और हरीके के पास ये सतलज नदी पर इसका संगम होता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं पार्वती, संज और तीर्थन और ऊहो। और इसके निकट जो बसे हैं किनारे वो बसे हैं मंडी। और ये पोंग व हरी के ये बांध से ये परियोजना इसकी है। फिर है गंगा नदी। तो केदारनाथ की चोटी से उत्तर में जो गौमुख नामक स्थान है, यानी कि गौमुख मुहाने से ये निकलती है। और गवांग लंदो के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। फिर ये इसके जो अलकनंदा और भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा और गटक ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस जो वाराणसी है और भागलपुर, पटना, कोलकाता ये इसके किनारे बसे हैं। फिर है टिहरी बांध। और ये भागीरथी और परकक्का बांध ये इसकी परियोजना है। फिर है यमुना नदी। तो यमुना नदी है ये बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित हिमाद्री यमुनोत्री से निकलती है। इलाहाबाद में गंगा की नदी में ये संगम अपना बनाती है। और गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोंस ये इसकी सहायक नदियां हैं। और पोटा, हिसार हिमाचल प्रदेश, यमुनानगर हरियाणा, दिल्ली उत्तर प्रदेश, बसरा, आगरा, हमीरपुर और इलाहाबाद ये इसके किनारे बसे हैं, किसके? यमुना के। और लखबर और ब्यासी बांध ये परियोजना इसके अंतर्गत आती है। फिर बात करें रामगंगा नदी की,
तो रामगंगा नदी में क्या होता है, जो रामगंगा नदी ये नैनीताल के निकट से निकलती है और कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में संगम बनाती है। और कोह नदी ये सहायक है इसकी, और इसके किनारे कोई नगर नहीं बसे हैं। और कालागढ़ बांध जो है ये परियोजना है इसकी। फिर बात करें गोमती नदी, तो उत्तर प्रदेश के जो पीलीभीत जनपद से ये निकलती है और गाजीपुर के निकट ये गंगा नदी में संगम बनाती, विलीन हो जाती है। और सई, जोमकाई और वरना, गुछाई और चूहा ये जो सहायक नदियां हैं, और लखनऊ और जौनपुर और गाजीपुर ये इसके किनारे बसे हैं, परियोजना इसकी नहीं है। घाघरा नदी ये सरयू नदी को बोलते हैं और नेपाल में जो मम्पसा तुंग हिमानीसी ये निकलती है और छपरा के पास गंगा नदी में ये अपना संगम करती है। और राप्ती और शारदा और जो छोटी गंडक नदियां हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं। और अयोध्या, फैजाबाद और बलिया ये इसके किनारे बंधे हैं। घाघरा बांध परियोजना के अंतर्गत ये आती है। बात करें शारदा नदी की, तो तिब्बत और सीमांत पूर्व उत्तर कुमायूं के निकट मिलाप इसका हिमंत से ये निकलती है और बहराम घाट के निकट ये घाघरा में संगम बनाती है। और धर्या, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, चौका, दहावर और सुहेली ये इसकी सहायक नदियां हैं और शारदा बांध के अंतर्गत ये आती है। और गंडक नदी है ये तिब्बत के नेपाल सीमा पर धौलगिरी पर्वत श्रेणी से ये निकलती है और पटना के सोनपुर नदी में ये संगम बनाती है। काली गंडक, त्रिशूली गंगा ये इसकी सहायक नदियाँ और पटना में ये क्या बोलते हैं किनारे इसके बसे हैं। और त्रिवेणी के पास ये वैराज जो है उसका ये परियोजना है। फिर है राप्ती नदी, तो ये रुकुमकोट नेपाल से ये निकलती है और बरहज के निकट घाघरा नदी में ये विलीन होती है और गोरखपुर ये इसी के किनारे बसा है। तो ये हो गई हमारी कुछ नदियाँ। अब हम बात करें कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं वो पॉइंट क्या क्या हैं। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड में अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयांग ग्लेशियर से निकलती है और रावी नदी का उद्गम स्थल कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से होता है। और सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकसताल से निकलती है और सिपकिला दर्रे के पास ये भारत हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और प्रसिद्ध जो भागड़ा नागल बांध सतलज नदी के पर स्थित है। और गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री जो हिमानी है वहाँ से भागीरथी नाम से ये जानी जाती है। यहाँ से कहाँ से के निकट, ये गौमुख से तो निकलेगी के निकट गंगोत्री हिमानी, फिर यहाँ से ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। समझ रहे हो। फिर अगर आगे हम देखें तो अलकनंदा, तो अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा और विष्णु गंगा, और विष्णु प्रयाग के निकट ये परस्पर मिलती हैं। गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदियाँ है वो यमुना है, नदी है वो यमुना है। और जो बंदरपूछ पश्चिमी ढालों पर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और कोशी अपनी भयंकर बाढ़ों और बार बार मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। बिहार का शोक इसीलिए इसे कहते हैं कोशी नदी। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जो छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो प्रायद्वीपीय नदियाँ वो नर्मदा और ताप्ती है। अब बात करें अगर गोदावरी की, तो गोदावरी में क्या होता है कि गोदावरी की जो गोदावरी जो है वो दक्षिणी गंगा कहा जाता है और लंदन नगर टेम्स जो नदी के तट पर स्थित है। और नील नदी की मिस्र का वरदान कहा जाता है, क्योंकि मिस्र की ये संपूर्ण नदी संपूर्ण संस्कृति, इतिहास और आर्थिक विकास नील नदी के इर्द गिर्द घूमता है। कृष्णा नदी के जो नागार्जुन परियोजना स्थित है, तो हीराकुंड नदी परियोजना महानदी पर स्थित है। और ललितपुर की जो माता टीला बांध बनाया गया है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र ये डेल्टा, ये नाम इसके सुंदरबन हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा के नाम है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का नाम सुंदरबन है। क्या नाम है? सुंदरबन।
आगे हम देखते हैं क्या होता है। आगे जो वो है, देखो कि जो देखो इसमें क्या होता है, ये जो प्रमुख पठार हैं, भारत के प्रमुख पठार, तो इनमें देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो दक्कन का पठार है, तो ये भारत का सबसे बड़ा पठार और मध्य दक्षिण भारत के राज्यों में विस्तारित विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से ये संबोधित होता है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना पठार है, पूर्व उत्तर भाग में से छोटा नागपुर का पठार कहते हैं दक्कन के पठार को। छोटा नागपुर का पठार ये दक्कन के पठार से पूर्व उत्तर विस्तार इसकी 65,000 वर्ग किलोमीटर झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ तक ये विस्तारित एक महाद्वीपीय पठार है, छोटा नागपुर पठार। आगे हम बात करें जो कार्बी का हमारा पठार है, कार्बी का पठार ये उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में विस्तारित, औसत ऊंचाई 30 मीटर है। और मेघालय का पठार ये मेघालय राज्य में अब स्थित दक्कन पठार का एक भाग है। और मालवा का पठार ये पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिणी पठार राजस्थान और गुजरात इसके अवस्थित काली मिट्टी कपास कृषि के लिए प्रसिद्ध है। फिर है शिलांग का पठार, तो शिलांग का जो पठार है पूर्वोत्तर राज्य के मेघालय के पूर्वी भाग में ये अवस्थित है। फिर है भांदेर पठार। अब ये भांदेर पठार है, ये क्या है, तो भांदेर पठार ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश में अवस्थित विंध्य श्रृंखला का भाग है। और बघेलखंड का पठार विंध्याचल और सतपुड़ा का जो संक्रमण क्षेत्र है, वहाँ सिरौली का जो दुग्धी क्षेत्र द्रोणियाँ हैं वहाँ पर ये स्थित है। और मेवाड़ का जो पठार है वो अरावली पर्वत मालवा के पठार के बीच विस्तारित राजस्थान में ये स्थित है। और दक्कन दंडकारण्य का जो पठार है उसकी अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में ये स्थित है। इसकी जो बैल डिलिया लोहे की जो खदान स्थित है। और दक्षिण पश्चिम भाग का जो मलकानगिरी पठार के नाम से ये जाना जाता है। तेलंगाना पठार की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के पश्चिम भाग में ये स्थित है। और दक्कन के पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। और कर्नाटक का पठार है तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और भाग मैसूर पठार के नाम से ये जाना जाता है। और तुंगभद्रा इसी पर कृष्णा और कावेरी नदी का प्रवाह तंत्र स्थित है। फिर जो महाराष्ट्र का पठार है तो कोंडक तट और सह्याद्री की छोड़कर ये संपूर्ण भारत पर राज्य विस्तारित ये दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट शैलों की ये प्रधानता है। ये बात हो गई क्या बोलते हैं पठारों की। अब आगे अगर हम देखें तो जो चोटियां हैं, वो देखते हैं। तो चोटियों की अगर बात करें तो सबसे पहले जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर जो महेंद्रगिरी की जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 1501 ये किस में चला रहा है, मीटर में चला रहा है, किलोमीटर, मीटर में चला रहा है। ऊंचाई है 1501 मीटर। और राज्य है ये आंध्र प्रदेश। पूर्व हिमालय कागांतो ये शिखर है और इसकी 7,90 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अरुणाचल प्रदेश में असम पहाड़ी ये झिंगतुबुत में है और 1867 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ओसम ये इसकी राज्य चोटियाँ हैं। फिर अगर बात करें सतपुड़ा श्रेणी तो देवगढ़ ये 1027 और छत्तीसगढ़ में ये स्थित है।
अगर सह्याद्री जो श्रेणी है तो सोदोगाद है, सोदोगाद इसका शिखर है और 1019 इसकी ऊंचाई है और गोवा। फिर मोरनी पहाड़ी तो मोरनी और 1000 जो पहाड़ी है वो मोरनी है और 1220 इसकी जो है मीटर ऊंचाई है और हरियाणा में है ये। फिर पश्चिमी हिमालय है ये रियो पुरगिल में 6816 जो 16 है वो इसकी ऊंचाई है और हिमाचल प्रदेश में है। फिर काकोराम श्रेणी ये K2 के नाम से जानी जाती है पहाड़ी और इसका जो शिखर है वो है K2 और ये 8611 ऊंचाई है, कश्मीर में है ये। फिर पारसनाथ पहाड़ी ये पारसनाथ शिखर के नाम से जानी जाती है और 1366 इसकी ऊंचाई है मीटर में, झारखंड है। फिर ये जो चिकमंगलूर ये मलयानगिरी पर है ये और 1925 मीटर इसकी ऊंचाई कर्नाटक में। आगे बात करें कि अन्नाई जो मलाई है तो अन्नाई मुड़ी इसकी पहाड़ी है और 1695 मीटर इसकी ऊंचाई केरल में है। और सतपुड़ा ये जो है इसका शिखर है धूपगढ़ और ऊंचाई इसकी है 1350 और मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। और सह्याद्री की जो श्रेणी है वो कलसुबाई इसकी ऊंचाई हो जाए शिखर हो जाएगा और 1646 इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये महाराष्ट्र में है। फिर अगर 14वें नंबर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि जो उखरूल खयांग है ये 3114 मणिपुर में, ये खासी पहाड़ी है, ये शिलांग चोटी है इसकी शिखर और 1965 ये मेघालय में है। और माउंटेन जो ब्लू माउंटेन है ये पगांग पुई है शिखर इसका और 2165 मीटर ऊंचाई है, मिजोरम में है ये। नागालैंड पहाड़ी ये सारावती में ये शिखर है इसका और 3841 मीटर ऊंचाई ये नागालैंड में है। और पूर्वी घाट देवमाली ये है 1672 मीटर ऊंचाई और उड़ीसा में है। और अरावली जो श्रेणी है गुरु शिखर इसका है शिखर और 1722 इसकी ऊंचाई है और ये राजस्थान में है। फिर है सिक्किम, तो सिक्किम हिमालय में है, कंचनजंगा इसकी ऊंचाई है शिखर है और 8598 मीटर ऊंचाई है सिक्किम में है। और नीलगिरी जो डोडा बेटा है, नीलगिरी का जो डोडा बेटा है, नीलगिरी का जो डोडा बेटा तो इसका डोडा बेटा ऊंचाई है और वो शिखर है और 2637 इसकी ऊंचाई तमिलनाडु में है। और जामुई पहाड़ी ये बेटलांगचिप में है, ये 1097 इसकी ऊंचाई है, त्रिपुरा में है। गढ़वाल हिमालय है ये नंदा देवी इसका शिखर है और 7816 मीटर ऊंचाई है, उत्तराखंड में है। और हिमालय ये सतांगफू है और शिखर इसका और 3636 मीटर इसकी ऊंचाई पश्चिमी बंगाल में। और उत्तरी अंडमान ये शेड पीक है इसकी शिखर और 732 इसकी ऊंचाई है मीटर में, और अंडमान द्वीप समूह में ये है। आगे अगर हम देखें तो हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं उनकी अगर बात करें, क्योंकि हिमालय ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें होता क्या है, ये माउंट एवरेस्ट है, ये 8848 इसकी मीटर में ऊंचाई है, नेपाल में है। और कंचनजंगा 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है, सिक्किम में है। और मकालू ये 8481 मीटर ऊंचाई नेपाल में है। और धौलगिरी ये 8172 मीटर इसकी ऊंचाई है, नेपाल में है। नंगा पर्वत जो है वो 8126 मीटर है और जम्मू कश्मीर भारत में है। और जो अन्नपूर्णा है ये 8078 मीटर इसकी ऊंचाई नेपाल में। नंदा देवी 7817 मीटर ऊंचाई उत्तराखंड में। और नामचा बरबा ये 7756 मीटर ऊंचाई ये तिब्बत में है। और बद्रीनाथ ये 7138 मीटर ऊंचाई ये उत्तराखंड भारत में है। और त्रिशूल ये 7140 है, ये उत्तराखंड भारत में है। और नीलकंठ ये कहाँ है, ये 1073 मीटर इसकी ऊंचाई है और उत्तराखंड भारत में है। और केदारनाथ ये 6945 मीटर इसकी ऊंचाई उत्तराखंड भारत में है। और भारत में जो सबसे पुराना जो पहाड़ है तो वो है अरावली। आगे देखो, तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट हो ही गया। और माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के जो पूर्व महासर्वेक्षण सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है।
हिमालय का दूसरा नाम सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है जो 8598 मीटर सिक्किम हिमालय में है। फिर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ये विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। फिट में अगर बात करें तो 29,000 28 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 29,028 फीट है। और प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल ने ये एवरेस्ट शिखर को चढ़ने के लिए 1984 में सफलता पाई। और विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट की दूसरी महिला पर्वतारोही संतोष यादव हैं। ये क्वेश्चन अभी आया था रीट में। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर जो गाडविन ऑस्टिन K2 जो काकोरम जो श्रेणी पर स्थित है। और गुरु शिखर जो है राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से ये 1722 मीटर है। और सुसुप्त ज्वालामुखी इटली का एटना और जापान का फ्यूजियामा है। आगे देखो, आगे है कि जो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल जोड़ लो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा जो महाद्वीप है इसका क्षेत्रफल इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 76,86,850 वर्ग मीटर है। और पामीर का जो पठार है विश्व की छत कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की जो विश्व प्रसिद्ध नदी है वो नील नदी है जिसके मिस्र वरदान कहा जाता है। फिर है कि उत्तरी अमेरिका की खोज 1942 में कोलंबस ने की थी और 1442 और उत्तरी अमेरिका में क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। बात करें अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है और यह पृथ्वी का सबसे ठंडा एवं शुष्क महाद्वीप है। इस महाद्वीप का 98% भाग बर्फ से ढका है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशियाना महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट पर विश्व की सबसे बड़ी प्रभाल जो भित्ति है पाई जाती है जो ग्रेट बैरियर रीफ है। और पो नदी को इटली की गंगा और इटली की जीवन रेखा भी कहते हैं। किसे? पो नदी को। आगे देखो, ये अक्षांश तो देशांतर से भी पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभी। तो इसमें क्या होता है, जो अक्षांश और देशांतर हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो 180 देशांतर को 1884 में वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को माना गया। ये रेखा प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली है। यदि 0 देशांतर को पूर्वी 180 देशांतर पार करें तो 12 घंटे जोड़ने होंगे। इसी प्रकार 0 देशांतर में पश्चिम को 180 देशांतर करें तो 12 घंटे घटाने पड़ेंगे। ये थ्योरी आप मान लीजिए, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि पृथ्वी जो 24 घंटे में परिक्रमा करती है और प्रत्येक स्थान सूर्य के सामने एक ही समय में नहीं आ सकता, अतः पृथ्वी पर किसी स्थान पर सूर्य सर्वप्रथम होता है। ठीक इसके पश्चिम का स्थान है वो 24 घंटे बाद सूर्योदय को देखेगा, अतः एक दिन का अंतर बढ़ जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो यदि इस प्रकार कोई उड़ान मंगलवार को शाम होनोलुलु से चलती है तो जापान बृहस्पतिवार को पहुंचता है, जबकि यह उड़ान कुछ घंटे की है। इसके विपरीत जब कोई उड़ान जापान से होनोलुलु जाती है तो वहां पहुंचने का आगमन समय प्रस्थान समय से पूर्व होगा। स्थानीय समय क्या होता है? लोकल टाइम। जो लोकल टाइम होता है वो समझो। इसमें क्या होता है, स्थानीय समय वह समय है जो सूर्य के अनुसार प्रत्येक देशांतर पर निकाला जाता है। जब सूर्य उस देशांतर पर लंबा चमके तो उसे दोपहर का 12 बजे मान लेते हैं। इसे ही स्थानीय समय कहते हैं। स्थानीय समय पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर विभिन्न होता है। ये प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट के अंतर चलता है।
अब जो स्टैंडर्ड टाइम है वो भी समझो। तो स्टैंडर्ड टाइम जो है मानक समय जिसे हम बोलते हैं प्रमाणिक समय, तो स्थान स्थान पर ये अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय निर्णय द्वारा प्रमाणिक समय की ओर से जो दिया गया है। प्रमाणिक समय एक प्रमाणिक देशांतर का स्थानीय समय है जो कि एक चौड़ी पेटी से उस देशांतर दोनों ओर माना जाता है। प्रमाणिक समय मानने वाले क्षेत्र को समय क्षेत्र कहते हैं। आगे देखो, ये जो भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा का समय मानक हम कहते हैं, और भारत में 82.5 पूर्व देशांतर इलाहाबाद के निकट से गुजरती कुछ बड़े क्षेत्र वाले क्षेत्र जैसे कि 11 मानक समय। अब जो भारत का ये जो सिस्टम है मानक समय, ग्रीनविच जो मीन टाइम है वो 5.5 घंटे आगे, अतः ग्रीनविच के 12 बजे होंगे तो यहाँ 12:30 बजे होंगे, तो उसमें 5.5 घंटा और जोड़ो तो 12 5 17, यानी कि उधर होंगे 5:30। देखो इसमें क्या होता है, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा किसे कहते हैं? उत्तरी जो अक्षांश है 23.5 डिग्री उसको कहते हैं। मकर रेखा ये 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष को 23.5 झुके होने के कारण सूर्य को 21 जून को कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है। फिर जिसे हम कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। अब अगर आगे बात करें, 22 सितंबर को सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल एवं उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होता है। क्या होता है? शीतकाल होता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति या शीत संक्रांति कहा जाता है। और पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी जो है वो देशांतर कहलाती है। पृथ्वी के दो अक्षांशों के मध्य जो कोणीय दूरी है, पृथ्वी के एक बार 3 जनवरी को सूर्य में सर्वाधिक पास 14.7 करोड़ किलोमीटर आ जाती है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। फिर देखो कि पृथ्वी वर्ष में एक बार 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के निकट सर्वाधिक क्या बोलते हैं दूर होती, जो 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाती, जिसे अपसौर कहते हैं। समान चुंबकीय गति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोगोनिक रेखा कहलाती है। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित एक विशाल देश है। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तरी में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 67 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर स्थित है मिनट। भारत पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो ये ठंडा गरम बहुत पूछता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सब सर्वाधिक गर्म ग्रह है तो वो कौन सा है? वो हो जाएगा शुक्र। और सर्वाधिक ठंडा तो वरुण, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, सर्वाधिक घनत्व वाला पृथ्वी, सूर्य के निकट ग्रह बुध। और इसके सर्वाधिक निकट ग्रह स्थित है वो है शुक्र। सर्वाधिक चमकीला तो शुक्र, नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है तो वो बृहस्पति, इसके 69 उपग्रह हैं। आगे देखो कि जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें क्या होता है कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, जिसकी दूरी सूर्य के से 5.8 करोड़ किलोमीटर है। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कौन? बुध। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर है। शुक्र की बात करें तो शुक्र और मंगल ग्रहों के मध्य स्थित है।
पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वें सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल जो ग्रह है, मंगल ग्रह से दूरी क्रम में चौथे स्थान पर है, आकार में 7वें स्थान पर आता है। मंगल ग्रह को 2 उपग्रह फोबोस और डिबोस, इसका जो व्यास है 25 किलोमीटर और डिबोस का 13 किलोमीटर है। अब अगर आगे बात करें मंगल पर, सौर मंगल का सबसे ऊंची जो पर्वत है, तो जिसे हम ओलियम्पस मीन्स, ऊंचाई जिसकी है 25 किलोमीटर, ये मंगल पर है। फिर अगर शनि ग्रह के जो वायुमंडल के जो मीथेन और अमोनिया के बादल पाए जाते हैं, कहाँ, शनि ग्रह पर। शनि की जो प्रमुख विशेषता ये कि चारों ओर पाए जाने वाले हजारों छल्लों में है ये। फिर सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो पृथ्वी है, जिसका घनत्व 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी की बात चल रही है। फिर सौरमंडल का सही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। अगर पृथ्वी पर जल की मात्रा की बात करें तो 31% सही है, ये गलत है यहाँ पर। इस प्रकार अंतरिक्ष को देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ग्रह और उपग्रहों के जो अतिरिक्त अनेक छोटे बड़े जो पिंड हैं, वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। सूर्य की अगर बात करें, सूर्य में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पृथ्वी से, और आकार में पृथ्वी की 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। 21 मार्च और 23 मार्च सूर्य किरणें मध्याह्न समय में विषुवत रेखा के लंबवत चमकती हैं। फिर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी 71% भूभाग पर जलमंडल का विस्तार पाए जाने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह हम कहते हैं। अब आएगा मजा। देखो, होता क्या है कि जो कर्क रेखा भारत के जो बीचों बीच होकर गुजरती है, जिससे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में ये शामिल होते हैं। जो कर्क रेखा है, ये इतने राज्य शामिल है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 29,033 किलोमीटर है, और 2933 किलोमीटर जो पूरब से में किबूत अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गौर माता गुजरात तक स्थित है। भारत का उत्तर इंदिराकाल जम्मू कश्मीर से दक्षिण इंदिरा पॉइंट ग्रेटर निकोबार द्वीप तक ये 32 से 14 किलोमीटर स्थित है। फिर भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 1500, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर। भारत की तटरेखा है वो 6,000 यानी कि 61 किलोमीटर है। और भारत की सीमा 7 देशों से ये लगती है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, भूटान है, चीन है, म्यांमार। अगर बांग्लादेश में भारत के पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की सीमाएं जो हैं मिलती हैं। फिर है भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। और पश्चिम घाट पर जो 4 दर्रे हैं, जो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और शिनकोट्टा, ये स्थित हैं पश्चिमी घाट पर, जो 4 दर्रे। फिर थाल घाट की अगर हम बात करें तो थाल घाट में क्या होता है कि थाल घाट जो है वो नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग से इसकी ऊंचाई जो है 580 मीटर है। और काराकोरम दर्रा ये जम्मू कश्मीर राज्य में के लद्दाख क्षेत्र में ये काराकोरम जो श्रेणियाँ हैं उनके मध्य स्थित है। और वनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण में स्थित है। और बात करें सिप्की कीला दर्रा की तो हिमालय प्रदेश में ये जो जास्कर श्रेणी में स्थित है। और इस दर्रे से होकर शिमला के जो तिब्बत जाने का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम राज्य में डोगेक का जो श्रेणी है वहाँ स्थित है। और ये भारत चीन जो युद्ध में अपने
सामरिक जो महत्व के कारण ये चर्चा में रहा। अगर बात करें थाल घाट दर्रा, तो थाल घाट जो दर्रा है ये महाराष्ट्र के जो राज्य में पश्चिम घाट की श्रेणियों में स्थित प्रमुख दर्रा है। और पाल घाट केरल राज्य के पूर्व में जो नीलगिरी पहाड़ियाँ वहाँ स्थित, इसकी ऊंचाई कितनी है 305 मीटर। और भोर दर्रा, ये भोर घाट जो दर्रा है ये महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम घाट श्रेणियों में स्थित है। और पुणे बेलगांव रेलमार्ग और सड़क मार्ग इसी दर्री से गुजरते हैं। दो नदियों के बीच की जो भूमि है उसे हम दोआब कहते हैं। गंगा का जो मैदान है विस्तार उत्तर प्रदेश और बिहार के जो पश्चिम बंगाल राज्य में है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय जो क्षेत्रफल वो गुजरात राज्य में है, क्योंकि समुद्र के जो तट हैं वो वहीं ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर बात करें ये क्षारीय वाला दूसरा प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पहला है वो है गुजरात और दूसरा हो जाएगा वो है उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश में जो नलकूप द्वारा जो सिंचाई है वो लगभग 71.9% तक होती है। और आगे अगर हम देखें तो इंदिरा जो गांधी नहर का उद्गम वो है हरिके बैराज के निकट जो ब्यास नदी है वहाँ से ये सतलज नदी के संगम से होता है। और जो निचली गंगा है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा जो बुलंदशहर में है वहाँ से होता है। और ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के जो खड़बंगा जिले है वहाँ नदी से ये निर्माणाधीन है अभी। बात करें कि जो भोकड़ा नागल जो बांध है तो सतलज नदी पर ये स्थित है। और टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी के जो नज़दीक भागीरथी है नदी वहाँ पर ये बना है। उत्तर प्रदेश चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर हम आगे देखें तो जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि मैथाल बेल पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक नदी जो बराकर पर दामोदर नदी के प्रथम चरण में किया जाता। अलक मिट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। और मेजा बांध ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठरी नदी पर स्थित है। बात करें तुलबुल नौहन परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में, तो झेलम नदी पर यह निर्मित है। और तमिलनाडु का जो प्रमुख तट है वो कोरोमंडल कहलाता है, कोरोमंडल। अगर बात करें जो रामेश्वर तमिलनाडु राज्य में जो कन्याकुमारी जिले में स्थित है। बात करें भारत के कुल जो ये छोड़ो, भारत में सबसे कम वर्षा वाला तो लेह है स्थान, जहाँ पर 9.20 सेंटीमीटर की 20 की वर्षा होती है। और भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर अहमद स्वामीनाथन माना जाता है। गुलाबी क्रांति ये प्याज को कहते हैं। नीली क्रांति मत्स्य को आ जाता है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन जो राज्य है तो पश्चिम बंगाल है। और गुजरात का सबसे बड़ा जो कपास उत्पादक राज्य है गुजरात। बात करें उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है, क्योंकि चीनी सर्वाधिक यहीं होती है। गन्ना होता है तो चीनी यहीं होगी सर्वाधिक। और पीत क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। जो पीत क्रांति है वो पीली क्रांति होगी। और खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित एक उपनगर है। यहाँ पर तांबे के समृद्ध भंडार मौजूद है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार उत्तराखंड में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार। और कलपत्तनम चेन्नई तमिलनाडु जो राज्य स्थित है, यहाँ भारत की जो परमाणु संयंत्र नाभिकीय परियोजना की पहली परियोजना है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र ये तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर महाराष्ट्र, तारा जो है सतारा ये महाराष्ट्र का पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का 5वां स्थान है। भारत में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री नारायणपुर में ये स्थित है। और भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन महाराष्ट्र है। यहाँ पर समग्र भारत की 30% चीनी का उत्पादन होता है। बात करें गुजरात और सूरत की, गुजरात के सूरत जो गुजरात के सूरत ज़िले में
1978 में भारतीय हीरा संस्थान की हीरा जो है उसकी स्थापना की गई और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। बात करें भारत की जो दलहन अनुसंधान संस्थान की तो कानपुर में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में नई दिल्ली में हुई थी। भारत में सुनामी जो बर्मिंग सेंटर है वो कहाँ है? वो हैदराबाद में है। तो ये बात हो गई भारत को लेकर। आगे अगर हम देखें तो क्या चलता है वो समझेंगे। बात चल रही कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के जो उद्गम स्रोत हैं वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं और किस नदी तट पर? गोरखपुर स्थित तो राप्ती और गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है तो उत्तर प्रदेश में। ग्रीष्म पर्यटन परियोजना के जो क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य है तो वो है सिक्किम। और नवलग्राम तेल क्षेत्र स्थित है तो गुजरात में है। और रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित की थी तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेड क्लिफ सीमा है, लाइन रेखा। और दक्षिण भारत की जो नदियां का प्रमुख में से कौन सा अफवाह तंत्र है? तो ये हो जाएगा वृक्षनुमा। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय तो दिल्ली है। आगे अगर हम देखें तो वर्ष कि भारतवर्ष में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए जाने की जो अप्रमुख बंदरगाह है वो दहेज है। और वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश का एक अलग राज्य बना तब उसकी जो राजधानी कौन थी? तो वो करनूल थी। और किस नगर के निकट पतीला ताड़ा मंदिर स्थित है? तो भावनगर में। और भारत में कितने राज्य तटरेखा हैं? तो 9। बात करें अगर जहाँ पूर्वी घाट पश्चिम घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और कौन हिमालय की वनस्पति की जाति नहीं है? तो जो महोगनी है वो नहीं है। तो साथियों ये रहा हमारा आज का कुछ वन लाइनर। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।